नमस्कार दोस्तों, आपका अपनी चैनल लवी क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में BCHF 101 की यूनिट 7 हम डिस्कस करने वाले हैं। होपफुली आपको हमारा जो पिछली यूनिट्स का डिस्कशन है काफ़ी पसंद आया है, लेकिन आपसे एक शिकायत है कि आप वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले, हम जल्दी से आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेकर के आएँ। तो यूनिट 7 जो है ये है पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया, यानी स्वतंत्रता के बाद का भारत, निरंतरता और परिवर्तन। तो ये हम डिस्कस करेंगे। पहले प्रश्न से शुरू करते हैं। प्रश्न एक है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तहत स्वतंत्रता संग्राम मोटे तौर पर अखिल भारतीय आंदोलन था, जो आपको बताना है कि जो किस चीज पर बेस्ड था। फर्स्ट है ऑप्शन, आधुनिक मूल्यों और आदर्शों पर आधारित नहीं है, मतलब कि वो इन चीजों पर, आधुनिक मूल्यों पर वो बेस्ड नहीं है। दूसरा ऑप्शन कहता है कि विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक बाधाओं का निर्माण, यानी कि क्रिएटिंग डिफरेंट सोशल और पॉलिटिकल बैरियर्स वो इसके पाथ में क्रिएट करता है। ऑप्शन सी है कि विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक बाधाओं को पार करना जो है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तहत स्वतंत्रता संग्राम का मतलब ये जो आंदोलन था वो इस पर बेस्ड था। या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको सही जवाब इनमें से चुन करके बताना है, और वो है आपका ऑप्शन सी, विकल्प सी, कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तहत स्वतंत्रता संग्राम जो है वो अगर मोटे तौर पर देखा जाए तो एक अखिल भारतीय आंदोलन था जो विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक बाधाओं को पार करने के लिए है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, भारत में शिक्षा की ब्रिटिश प्रणाली। आपको बताना है कि जो शिक्षा की ब्रिटिश प्रणाली है वो उसकी रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही है। तो पहला ऑप्शन है कि इसने विरोधाभासी के रूप में एक अखिल भारतीय बुद्धिजीवी वर्ग के गठन की प्रक्रिया को गति दी। दूसरा ऑप्शन कहता है कि भारत की जो शिक्षा प्रणाली है, ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली, तो भारत में जो वो प्रचलित हुई तो उसने भारत में एक समझदारी बनाने की भूमिका कोई भूमिका नहीं निभाई थी। ऑप्शन सी कहता है कि कोई विरोधाभासी परिणाम इसका नहीं था। ऑप्शन डी कहता है केवल एक अशिक्षित मध्यम वर्ग के गठन का कारण बना। तो करेक्ट आंसर चुन करके आपको बताना था, और वो जो है वो आपका है ऑप्शन ए, विकल्प ए जो है बिल्कुल इसका सही जवाब है, क्योंकि बुद्धिजीवी वर्ग के गठन की प्रक्रिया को इसने गति दी थी। बाकी तो बिल्कुल इनकरेक्ट है स्टेटमेंट कि इसकी समझदारी में भूमिका नहीं थी, क्योंकि इसकी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तो ये स्टेटमेंट तो कतई सही नहीं है। अगला कि इसका कोई विरोधाभासी परिणाम नहीं था, तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। केवल अशिक्षित मध्यम वर्ग के गठन का कारण बना नहीं, क्योंकि इसने शिक्षा पर तो बहुत जोर दिया था। क्योंकि ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली जो थी ये वेस्टर्न एजुकेशन पर बहुत फोकस्ड थी, और इसने शिक्षित जो मध्यम वर्ग था उसका इसने गठन किया था। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। भारत की अधीनता की ब्रिटिश विरासत की विशेषता इस प्रकार है। आपको विशेषता बतानी है भारत की अधीनता की ब्रिटिश विरासत की विशेषता, यानी कि ब्रिटिश लीगेसी ऑफ सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिया जो है, इट हैज बीन कैरेक्टराइज्ड एज, इसको किस रूप में परिभाषित किया गया है। ऑप्शन ए कहता है समाज का विकास, ऑप्शन बी कहता है शिक्षा प्रणाली का विकास, ऑप्शन सी कहता है अविकसितता का विकास, या ऑप्शन डी कृषि का विकास। तो देखिए ये बिल्कुल क्लियर है इसका आंसर कि अविकसितता का विकास जो है इसमें डेवलपमेंट ऑफ अंडर डेवलपमेंट, ये भारत की अधीनता की ब्रिटिश विरासत की जो प्रणाली है वो ये दर्शाती है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए अगर आपको इंग्लिश हिंदी लैंग्वेज में थोड़ा टफ लग रहा है तो हमारी इंग्लिश की भी जो है प्लेलिस्ट पूरी मैंने डाली हुई है सारी यूनिट्स की, आप वो भी व्यू कर सकते हैं और आप हमसे नोट्स भी परचेज कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तहत जो राष्ट्रीय आंदोलन है वो आपको बताना है उसके रिगार्डिंग कौन सा कथन जो है बिल्कुल सही है। ऑप्शन ए कहता है केवल अंदरूनी कारकों की ओर वो देख रहा था। ऑप्शन बी कहता है अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं पर एक नस्लवादी दृष्टिकोण से ऊपर वो कभी नहीं उठा।
ऑप्शन सी कहता है उसने एक व्यापक अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण अपनाया था। ऑप्शन डी कहता है कि इसने लोगों के लिए नफरत का प्रचार किया, मतलब नफरत लोगों में फैलाई थी। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है उसके तहत जो भी नेशनल मूवमेंट हुआ वो ऑप्शन सी कि उसने एक व्यापक अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण को अपनाया था। बहुत ही उसने एक ब्रॉड इंटरनेशनल आउटलुक को अपनाया। क्वेश्चन नंबर 5 है 1940 के दशक तक औपनिवेशिक विरासत का अंतिम परिणाम आपको बताना है कि क्या रहा था। और 4 विकल्प आपके पास है। पहला विकल्प कहता है कि स्थिर प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय इससे हुई कि जो भी नेशनल इनकम है वो स्टेगनेंट पर कैपिटा जो नेशनल इनकम है वो रही। ऑप्शन बी कहता है कि जीवित और अस्त व्यस्त औद्योगिक विकास के एब्सिनिमल मानक। ऑप्शन सी कहता है स्थिर और कम उत्पादकता वाले कृषि पर आबादी के रोक की जो थोक था आबादी का उसकी निर्भरता, या ऑप्शन डी सभी करेक्ट हैं। तो देखिए 1940 के दशक तक औपनिवेशिक विरासत की अगर बात करें तो ये सारे के सारे कथन ए बी सी तीनों ही बिल्कुल सही हैं, एकदम ये स्टीक इसको दर्शाते हैं, इसके अंतिम परिणाम को। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 6 है शुरुआती दिनों में जो राष्ट्रीय आंदोलन रहा उसके बारे में कौन सा कथन आपको बताना है सही है। ऑप्शन फर्स्ट कहता है कभी भी धर्मनिरपेक्षता के विचार के लिए प्रतिबद्ध नहीं था। ऑप्शन बी कहता है कि धर्मनिरपेक्षता के विचार के लिए वो प्रतिबद्ध था। ऑप्शन सी कहता है कि उसमें केवल एक सांप्रदायिक दृष्टिकोण था, कम्युनल मतलब आउटलुक उसमें था सिर्फ, या ऑप्शन डी कभी भी विभिन्न धार्मिक समूहों के सह अस्तित्व में विश्वास वो नहीं रखता था। तो देखिए शुरुआती दिनों में अगर बात करें राष्ट्रीय आंदोलन की तो उसके रिगार्डिंग जो है आपका विकल्प बी बिल्कुल सही है कि धर्मनिरपेक्षता के विचार के लिए वो प्रतिबद्ध था। सेक्युलरिज्म फैलाना जो है उसका मेन मोटिव था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 7 है औपनिवेशिक राज्य था, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा औपनिवेशिक राज्य के रिगार्डिंग कॉलोनियल स्टेट के रिगार्डिंग कथन सही है। पहला है अर्ध हेगमोनिक राज्य यानी अ सेमी हेगमोनिक स्टेट, या ऑप्शन बी है अ फुली डेमोक्रेटिक स्टेट पूरी तरह से लोकतंत्र राज्य। ऑप्शन सी है केवल एक सामंती राज्य, इसमें कि केवल एक फ्यूडल स्टेट, या ऑप्शन डी एक सेगमेंटरी स्टेट एक खंड राज्य। तो औपनिवेशिक राज्य की अगर बात करें तो वो एक अर्ध हेगमोनिक स्थिति को दर्शाता है। कॉलोनियल स्टेट जो है वो सेमी हेगमोनिक स्टेट को दर्शाती है। इसने देश की जनसंख्या को नियंत्रण में रखने के लिए नगन दमन के साथ उदार विचारों और कानून के शासन का इस्तेमाल किया। और ये तो बिल्कुल वैसे भी क्लियर है कि कानून के बिना जो है वो नियंत्रण नहीं पा सकते जनसंख्या पर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ढांचागत निवेश वह धन और संसाधन है जो इनमें से क्या काम करता है, आपको बताना है। 4 विकल्प हैं। राजनीतिक स्थिरता बनाए रखना उसका काम है। ऑप्शन अगला है कि सतत शिक्षा प्रणाली उसका काम है। ऑप्शन सी है उद्योग और कृषि को बनाए रखना, या ऑप्शन डी परिवहन सेवाओं को बनाए रखना। तो अगर इसकी बात करें हम इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट ये बोला गया है, ढांचागत जो विशेषता होती है वो होती है इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट। तो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट जो है तो वो किससे रिलेटेड है, वो है उद्योग और कृषि को बनाए रखने से। ये इसका तात्पर्य है इंडस्ट्री और जो भी एग्रीकल्चर है उसको सस्टेन करना इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट का। तो इसमें जो भी पैसा होता है वो सारा कृषि और उद्योग की को इस बढ़ाने के लिए ही खर्चा जाता है। प्रश्न नंबर 9 है भारत में बहुलवाद से हमारा क्या तात्पर्य है, हमारा क्या मतलब है, आपको बताना है कि प्लूरलिज्म का जो कंसेप्ट है, बहुलवाद होता है अगर अंग्रेजी में बात करें तो प्लूरलिज्म, तो प्लूरलिज्म से आपको बताना है कि क्या तात्पर्य है। ऑप्शन ए है कि यह अवधारणा है कि भारत में केवल एक संस्कृति मौजूद हो सकती है, मतलब केवल एक संस्कृति हो सकती है। ऑप्शन बी है
कि अवधारणा जो विभिन्न संस्कृतियों, परंपराओं, धर्मों और जातीय समूह को एक साथ सह सकती है। ऑप्शन सी कहता है एक अवधारणा जो केवल धर्म मौजूद हो सकता है, भारत में केवल एक धर्म मतलब मौजूद हो सकता है। ऑप्शन डी की ऐसी अवधारणा जिसमें केवल एक जातीय समूह मौजूद हो सकता है। तो देखिए प्लूरलिज्म, जैसा कि इसका नाम दर्शा रहा है, बहुलवाद की अगर बात करें हम तो इसमें प्लूरलिज्म में डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स एक साथ आएंगे कि विभिन्न संस्कृतियां, परंपरा, धर्म, जातीय समूह जो है वो एक साथ उनका कंक्लूड हो, एक साथ इंक्लूजन जो है वो इसमें इस बहुलवाद को दर्शाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 10 है, शिक्षा की औपनिवेशिक प्रणाली ने मुख्य रूप से क्या सीखने को प्रोत्साहित किया? कि जो कॉलोनियल सिस्टम था एजुकेशन का, तो उसने लर्निंग को एनकरेज किया किस तरीके से? आपको तरीका बताना है। ऑप्शन ए है अवधारणाओं को दोहरा रहा है, मतलब कि जो भी कॉन्सेप्ट्स होते हैं उनको रिपीट करना। ऑप्शन बी है सामग्री को लिखना, मतलब कंटेंट को लिख करके याद करना। ऑप्शन सी है दृश्य विधियां, यानी कि विजुअल मेथड से, या ऑप्शन डी संस्मरण से, मेमोराइजेशन से। तो इसका करेक्ट आंसर जो है, शिक्षा की औपनिवेशिक जो प्रणाली है, वो कॉलोनियल सिस्टम जो है वो किस चीज पर जोर देता है? संस्मरण पर, यानी कि मेमोराइजेशन पर, याद करने पर, उसको कंठस्थ करने पर जो है ये जोर देता है। अगला प्रश्न है, किस भारतीय प्रधानमंत्री ने पंचशील योजना तैयार की? तो पंचशील जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये रहा है, ये योजना। तो आपको बताना है कि वो कौन से प्रधानमंत्री थे? जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी या लाल बहादुर शास्त्री। इन चारों में से कौन से प्रधानमंत्री थे जिन्होंने पंचशील को साइन किया था? तो वो थे जवाहरलाल नेहरू जी, जो कि भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। इस यूनिट का जो आखिरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो है क्वेश्चन नंबर 12 कि धर्मनिरपेक्षता और अंतर्राष्ट्रीयता के क्षेत्र में देश की विरासत का निश्चित प्रभाव पड़ा। आपको बताना है कि किस चीज की जो विरासत है, किस चीज की विरासत का जो है प्रभाव पड़ा सेकुलरिज्म पर और इंटरनेशनलिज्म की अगर बात की जाए तो 4 विकल्प आपके पास है। आर्थिक विकास के लिए संघर्ष, ऑप्शन बी है राष्ट्रवादी आंदोलन, ऑप्शन सी है धर्मनिरपेक्षता, या ऑप्शन डी अंतर्राष्ट्रीयवाद। तो करेक्ट आंसर जो है वो है आपका राष्ट्रीय आंदोलन। जो नेशनलिस्ट मूवमेंट थी उसका बहुत ही नेशनलिस्ट मूवमेंट का काफ़ी योगदान रहा है सेकुलरिज्म और इंटरनेशनलिज्म के फील्ड में। तो इसी के साथ जो है इस यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने डिस्कस किए। अगर आपको डिस्कशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। इंग्लिश में भी आप ये प्लेलिस्ट देख सकते हैं। नोट्स परचेज करने हैं अगर आपको, तो उसका लिंक जो है आपको पूरा मेथड के साथ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और कुछ और भी हम सब्जेक्ट्स की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम से पहले लाने वाले हैं, तो आप चैनल की जो है प्लेलिस्ट उसे रेगुलरली चेक करते रहें। थैंक यू।